नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उसी में से एक क्वेश्चन है। एक बात बताइए दोस्तों, अरस्तु जी जो थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, उनकी एक पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और साथ में जो प्लेटो थे, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। और साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो या जो भी ग्रुप हो, वहाँ पर 10 से 12 लोगों को शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मनोविज्ञान के 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है हमारी। तो उन्हीं में से आज से हम 75वें क्वेश्चन, जो 75 क्वेश्चन है, कल कर लिया था यहाँ तक। जो 5वीं क्लास थी हमारी, 5वीं चौथी जो भी हो, आज से 76वें क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके जो चारों ऑप्शन है उसको भी समझेंगे, समझने लायक उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का 76वां, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो दोस्तों, अधिगमकर्ता कौन होता है? अधिगमकर्ता का अर्थ होता है सीखने वाला। कौन होता है दोस्तों? सीखने वाला होता है। सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। तो अधिगम, जो अधिगम रहता है, उस अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? आपके ऑप्शन है संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलतावाद। तो दोस्तों, यहाँ पर सृजनशीलतावाद की बात करें तो इसके अंतर्गत एक बालक को क्या होता है, उसको कई प्रकार से सोचने के अवसर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अधिगमकर्ता जो रहता है वह स्वतंत्र रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक अधिगमकर्ता जो सीखने वाला रहता है, उससे पूछ लिया कि आप पर्वतों के विषय में बताइए, तो कोई बालक कोई आंसर देगा, कोई बालक कुछ आंसर देगा। तो इससे क्या होगा, बालकों को स्वतंत्रता मिलती है। तो ये सृजनशीलतावाद ही है जो अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सीधा। व्यवहारवाद के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बात और, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो चारों ऑप्शन है उसी के बारे, उसके पूरे के पूरे डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों हम। एक जो इसका आंसर में, यदि आपको इसका सिर्फ आंसर बता दूं तो उससे क्या होगा, सिर्फ आप एक आंसर को रट लेंगे बस, ऐसा नहीं है दोस्तों, इन तीन को भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों देखेंगे व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो व्यवहारवाद के जो जनक है वह वॉटसन जी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है व्यवहारवाद के जनक कौन है। और वहीं बात करें क्रियाशीलतावाद, तो इसके बारे में तो दोस्तों ये तो का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करेंगे संरचनावाद की। तो दोस्तों, संरचनावाद है, यह एक स्कूल है और किसने, विलियम वुंट जी ने खोला था। किसने खोला था? विलियम वुंट जी ने खोला था। विलियम वुंट जी की बात हुई है तो इन्होंने क्या किया था, 1879 मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। और कहाँ पर खोली थी? जर्मनी में खोली थी। जर्मनी का एक शहर था लिप्जिंग शहर, और एक विश्वविद्यालय था जिसमें वर्तमान नाम उसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या है दोस्तों? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण, याद रखना दोस्तों। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, बिहेवियरिज्म। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो दोस्तों, कौन विचारक है जो कहता है कि जो शिक्षा है वह व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे फ्रोबेल, पेस्टालॉजी, थॉर्नडाइक या फिर प्लेटो। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी जी क्या कहते हैं? पेस्टालॉजी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति दी है। पेस्टालॉजी ने क्या कहा है? शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया। थॉर्नडाइक की बात करें तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, स्टार बनाना और लिख लेना यहाँ से कि एनिमल इंटेलिजेंस का जनक कौन है। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? थॉर्नडाइक जी ने लिखी है। वहीं बात करें दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो उसके जनक भी थॉर्नडाइक जी हैं। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान करके एक पुस्तक भी लिखी है। थॉर्नडाइक जी के 3 नियम भी हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो हो जाएगा तत्परता का नियम, आप समझ लेना दोस्तों। और वहीं बात करें, एक हो जाएगा इनका प्रभाव का नियम, जिसको संतोष का नियम भी कहा जाता है, और एक हो जाएगा इनका अभ्यास का नियम। तो दोस्तों, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो दोस्तों, जो 3 मुख्य नियम है यही महत्वपूर्ण थे, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इनका सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेटो के विषय में भी थोड़ी जान लेते हैं। प्लेटो
तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको, इनकी एक पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से सीधा प्रश्न बन जाता है, प्लेटो की बुक का क्या नाम है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही यह क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर तो आपको कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना। तो हाँ, इनसे एक प्रश्न और बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। मनोविज्ञान जो है उसको आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो तीन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था। एक तो थे अरस्तु जी, और दूसरे कौन थे? प्लेटो, और एक और थे कौन? डेकार्टे। तो ये तीनों को याद रखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो दोस्तों जब शिशु रहते हैं, अपनी आँखों, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर होते हैं? देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 स्तर दिए गए हैं, और वह भी किसके स्तर हैं? पियाजे जी की जो सिद्धांत है, जिसका क्या नाम है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वही 4 स्तर है, 4 अवस्थाएं दी थी जीन पियाजे जी ने, वही अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, इनको अच्छे से डिस्कस करूंगा अभी। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर। तो देखेंगे दोस्तों, अभी आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत था उसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा कहते हैं। इनकी जो अवस्थाएं हैं इन्होंने 4 दी थी। सबसे पहले जो दी थी दोस्तों, वह इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक क्या होता है, अपने आँख, कान और नाक से सोचता है। बालक छोटा रहता है, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। इसमें क्या, बालक छोटा रहता है, तो इससे क्या होता है, बालक अपने आँख, कान, नाक से ही सोचता है। इसी वजह से इसका आंसर भी यही है। यहाँ सीधा सीधा कहा गया है दोस्तों, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो वह कौन सी स्तर होता है? तो वह इंद्रजनित स्तर है। इसके बाद में आता है दोस्तों 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, कौन सा आता है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लेना। इनके सीधी सीधी जो अवधि पूछ ली जाती है कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर कब से कब तक है, और वहीं बात आती है दोस्तों, टॉप क्वेश्चन है, आ जाता है यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लेना, बार बार कहूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी जो अवधि है वह 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। दोस्तों अधिकतर इस अवस्था की अवधि ही पूछी जाती है। इसमें बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन का मतलब रहता है कोई वस्तु सामने रखी है तो उसको देखकर उसके विषय में चिंतन करना या सोचना। वहीं यदि उस वस्तु को हटा दिया जाए तो अमूर्त चिंतन, मतलब कि उसे देखे वगैरह उसके बारे में सोचना, चिंतन करना अमूर्त चिंतन रहता है। तो वह अमूर्त अवस्था में स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की। दोस्तों आप, आई होप आप समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण है चारों के चारों स्तर दोस्तों। एक बार फिर बताऊंगा, इनकी अवधि बता देता हूँ। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? 11 से 15 वर्ष या इससे ऊपर भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों एक बात और कहूँगा मैं यहाँ से, नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 क्यों नहीं होंगे, इनके विषय में थोड़े जान लेंगे। तो दोस्तों ये सी है। यहाँ पर एक टैग वर्ड्स आया केवल। तो दोस्तों यदि प्रश्न सक्रिय है और वहाँ पर केवल आ रहा है तो केवल तो कभी आंसर होता ही नहीं है। तो दोस्तों एक टैग वर्ड्स है, सक्रिय और निष्क्रिय टैग वर्ड्स रहते हैं। यदि आपको इसकी एक वीडियो चाहिए हो जिससे सीटेट में काफ़ी हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप लगा सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी टैग वर्ड्स की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व तो होता ही है। बिना प्रेरणा कोई बालक कैसे सीख सकता है? इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? देखेंगे दोस्तों, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना। तो दोस्तों यह तो हो सकता है। सेकंड है, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। दोस्तों जैसा कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और वहीं पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी अवसर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, कन्फर्म नहीं है कि हो ही। आगे देखेंगे, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना।
बिल्कुल दोस्तों, आगे देखेंगे बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों अवसर बी में आया है और डी में आया है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कार्य के लक्ष्य को तो स्पष्ट करना ही चाहिए और शिक्षार्थी को अवसर भी देंगे और बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान भी करेंगे। लेकिन दोस्तों सी कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। इनामों का प्रलोभन देकर, प्रलोभन क्यों देंगे? बालक में उसको प्रेरणा देंगे ना, आंतरिक प्रेरणा देंगे, प्रशंसा करेंगे। बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, तो दोस्तों आप उनको लड़वाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये गलत बात है। बिल्कुल शिक्षक को इस कार्य को नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो दोस्तों शैशवावस्था के लिए कौन सी शिक्षण विधि उत्तम है? तो सबसे पहले तो आप शैशवावस्था की अवधि जान लीजिए दोस्तों। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। वैज्ञानिक तौर पर यह अध्ययन किया जाता है, वरना जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग दिया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मोंटेसरी विधि, जो कि मारिया मोंटेसरी जी द्वारा दी गई खेल विधि। वहीं देखें किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल द्वारा दी गई और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हैं। तो दोस्तों इसकी भी अलग से वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी वीडियो चाहिए बाल मनोविज्ञान की आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखेंगे 83वां क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। तो दोस्तों यह परिभाषा है, तो यह किसने किसने दी थी? आपके ऑप्शन है मैकडूगल, कोहलर, वॉटसन, पॉवलव। तो दोस्तों राइट आंसर वॉटसन हो जाएगा। वॉटसन जी ने कहा था कि तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बना सकता हूँ, उन्होंने यह कहा था। तो दोस्तों वॉटसन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे। इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। खरगोश पर इन्होंने प्रयोग किया था। मैकडूगल के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी और इन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया। और वहीं बात करें दोस्तों, एक बात बताइए, व्यवहारवाद जो शब्द है दोस्तों वह किसने दिया है? तो दोस्तों व्यवहारवाद शब्द विलियम मैकडूगल ने दिया है। आप कहेंगे व्यवहारवाद शब्द तो जो बच्चों को पता नहीं है वॉटसन कहेंगे, क्योंकि वॉटसन जी जो हैं व्यवहारवाद के जनक हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वॉटसन जी व्यवहारवाद के जनक हैं, लेकिन जो व्यवहारवाद शब्द है वह मैकडूगल जी ने दिया। और उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी था। उसी पुस्तक में 1905 में इन्होंने व्यवहारवाद शब्द को दिया था। कॉलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था दोस्तों, जो गेस्टल्ट संप्रदाय के सहायक करता है, मतलब कि जो इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, उसका नाम सुल्तान था। देखेंगे दोस्तों पावलव के बारे में, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों, महत्वपूर्ण है इनका सिद्धांत भी, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, याद रखना दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो दोस्तों बात प्रगतिशील परिवारों की हो रही है, तो उनमें कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? आपका ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या फिर उपलब्धि। तो दोस्तों जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनमें बच्चों में अपेक्षाकृत जो उपलब्धि रहती है दोस्तों वह अत्यधिक प्रबल होता है। सभी उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों बताइए, मनोविज्ञान की शाखाएं दी गई हैं यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या फिर खेल मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, जबकि असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान आते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ सा है, गलत है। इसको जो डाउट है जो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में, दोस्तों याद रखना, पढ़ने में भाषा को एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखेंगे दोस्तों पठन अक्षमता डिसलेक्सिया बोला जाता है जिसको, लेखन अक्षमता जिसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है, गणितीय अक्षमता जिसको डिस्प्रैक्सिया या फिर गति समन्वय अक्षमता डिसलेक्सिया। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता डिसलेक्सिया बोला जाता है। दोस्तों यदि पढ़ने से संबंधित जो भी कठिनाई आती है वह डिसलेक्सिया कहा जाता है, उसको पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ये क्या लिखा है, लक्ष्य लिखा है दोस्तों, लक्ष्य लिखा है तो इसको लुक्स पढ़ते हैं, लुक्स डिसलेक्सिया। तो दोस्तों आप इसे थोड़ा समझ सकते हैं। आगे देखिए, और वहीं बात करें दोस्तों गणितीय अक्षमता क्या कहा जाता है? दोस्तों गणितीय अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है, लेखन क्षमता को डिसग्राफिया कहा जाता है। दोस्तों लेखन क्षमता को आप कैसे याद कर सकते हैं?
डिसग्राफिया। तो ग्राफिया आ रहा है ना दोस्तों, तो ग्राफ पर क्या करते हैं, ग्राफ पर लिखते हैं। तो डिसग्राफिया लेखन अक्षमता से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन अक्षमता से, और जो गणितीय विकार है उससे डिसकैलकुलिया होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। तो दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह पशुओं के प्रयोग करने में किस पर उपयोगी है ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल, लेकिन छात्रों को अभिप्रेरित करने में, शिक्षण विधियों के चयन में, किस प्रकार की शिक्षण विधि का चयन करना है जिससे बच्चे अच्छे से अच्छे उन्नति कर सके, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने, बिल्कुल दोस्तों, फिर उनके किस प्रकार से ठीक किया, जैसा कि इत्यादि जो सभी हैं इनमें सभी का शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है, लेकिन पशुओं के प्रयोग में इसमें नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर नोट लिखा है एक, पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। जो पशु का प्रयोग है दोस्तों, पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जगत है सभी का अध्ययन करता है। पशु हो, पक्षी हो, भेड़ हो, बकरी हो, जो भी हो, सभी का अध्ययन करता है। लेकिन दोस्तों बात क्या हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान पशु का अध्ययन नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है पॉवलव, स्किनर, फ्रायड या फिर युंग। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक अचेतन है उसका संप्रत्यय किसने दिया, युंग ने दिया। तो दोस्तों आप अचेतन से कई बच्चे जो है फ्रायड लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर युंग हो जाएगा। सामूहिक अचेतन की बात हो रही है दोस्तों। जो मन है उसके तीन भाग बताए थे, एक क्या बताया था, अचेतन बताया था, एक बताया था चेतन और एक बताया था अर्धचेतन। तो दोस्तों किसने बताए थे, फ्रायड जी ने बताए थे, और इन्होंने उसकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की थी। तो दोस्तों जो अचेतन मन है वह 90% रहता है एक व्यक्ति में, और वहीं जो चेतन मन है वह 10% रहता है, और वह अर्धचेतन भी इन दोनों के बीच का सम्मिलित रूप है। दोस्तों स्किनर के बारे में जान लेंगे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, याद रखना इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, पॉवलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, आप सभी लोगों को पता है। अनुबंधन का जनक कैसे कहा जाता है, तो दोस्तों अनुबंधन का जनक पॉवलव जी को ही कहा जाता है। सामूहिक अचेतन की बात हुई है, युंग ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दोस्तों देखेंगे, जॉन डीवी गेस्टल्ट, क्या दोस्तों जॉन डीवी गेस्टल्टवाद से संबंधित थे। टिकनर या जिनको टिचनर बोला जाता है, संरचनावाद, कोफ्का, कृत्यवाद, वॉटसन या व्यवहारवाद। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। देखेंगे दोस्तों जॉन डीवी, तो दोस्तों जॉन डीवी जो है वो कृत्यवाद से संबंधित है, और वहीं बात करें टिचनर की, तो दोस्तों टिचनर संरचनावाद से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, विलियम बुंट के साथ इन्होंने कार्य किया है, लगभग समथिंग। जो टिचनर हैं वह विलियम बुंट के शिष्य थे। आगे देखेंगे कोफ्का गेस्टल्टवाद से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, कोफ्का, कोहलर, बर्दीमर, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। दोस्तों वॉटसन तो व्यवहारवाद से संबंधित है, दोस्तों समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, आपके ऑप्शन है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष से, वातावरण से, विद्यार्थी से या फिर उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है, व विद्यार्थी से भी है, लेकिन दोस्तों पशुओं से नहीं है, जैसा कि हम नोट देख चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण देखेंगे, पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। यदि आपको उसकी वीडियो चाहिए दोस्तों, उसकी आप सभी लोगों को ज़रूरत लग रही है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको मिल जाएगी। बल देना, तो दोस्तों बल तो देंगे ही नहीं, यहाँ पर भी बल देके क्वेश्चन सक्रिय हो तो ये तो राइट आंसर होगा ही नहीं। सेकंड है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति के अधिगम पर ध्यान देना। बिल्कुल दोस्तों हो सकता है, लेकिन दोस्तों समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान कैसे दे सकते हैं। आगे देखेंगे, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, अनदेखी भी नहीं करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड से। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, दोस्तों तीनों से जो अच्छा ऑप्शन है वह डी है, तो इसका राइट आंसर पक्का डी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बल नहीं देंगे दोस्तों, अनदेखा नहीं करेंगे, अनदेखी नहीं करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सामूहिक की बजाय जो व्यक्तिगत का क्यों देंगे दोस्तों, भाई क्या होगा, समूह पर भी ध्यान देंगे ना, ऐसा ही होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे।
95वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 क्वेश्चन, और यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आपके ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम या फिर ये सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता है। आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से व्यवहारवादी कौन कौन है, एक बात ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। आगे देखेंगे अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया है। तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ प्रभाव का नियम किसने दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक जी ने ही दिया है। तो थॉर्नडाइक जी से और भी क्वेश्चन जैसे कि एनिमल इंटेलिजेंस, इन्होंने पुस्तक लिखी, पशु मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और जो एजुकेशन साइकोलॉजी वह भी इन्होंने बुक लिखी है। तो इन्होंने 5 गौण नियम भी दिए हैं। बिल्ली पर प्रयोग कर बुद्धि पर अनुक्रिया का नियम दिया है। पॉवलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, और जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है उनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और इनको क्या इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। दोस्तों वाटसन का तो आप सभी लोगों को पता ही है, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे दोस्तों, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो दोस्तों पुनर्बलन को कौन महत्व नहीं देता है देखेंगे दोस्तों, स्किनर व हल, टॉलमैन व गुथरी, हल व गुथरी या फिर ये सभी। तो दोस्तों टॉलमैन व जो गुथरी है वह पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते, सीखने को अधिगम भी कहा जाता है, लेकिन स्किनर व हल पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने पुनर्बलन की बात कही है, हम स्किनर के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर जाकर। तो दोस्तों वहीं बात करें टॉलमैन व गुथरी, तो यह सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, हल व गुथरी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधी बात हो रही है टॉलमैन की, टॉलमैन नहीं मानते हैं, गुथरी तो मानते हैं, इसी वजह से सी आंसर में दिया गया है हल व गुथरी। दोस्तों एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनको भी नहीं पता कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लाल बटन आ रही होगी, उसको दबाना है आपको, और 3 बेल आइकन आएंगे। तो दोस्तों ऑल पे क्लिक कर देना है आप सभी लोगों को, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आगे देखेंगे 98वां क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको दोस्तों TAT बोला जाता है, TAT का फुल फॉर्म है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया है। तो दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो TAT का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्रे द्वारा किया गया है। कब किया गया था दोस्तों? 1935 में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, याद रखना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो दोस्तों स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या फिर परिपक्वता का। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जिन्होंने भी स्किनर का सिद्धांत देखा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ पर स्किनर के सिद्धांत में कहा गया है, उन्होंने क्या पुनर्बलन पर बल दिया है। तो दोस्तों स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा विकास का परिणाम क्या होता है? अनुकरण। बालक बचपन में अनुकरण करते हैं, अपने बड़ों की भाषा को देखते हैं, सुनते हैं, उसी का अनुकरण कर लेते हैं, नकल करते हैं, और पुनर्बलन से उसका परिणाम होता है। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, काफ़ी महत्वपूर्ण है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व, दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। तो दोस्तों शब्द समान तत्व किससे गहन संबंध रखता है? समूह निर्देशन से संबंध रखता है। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1500 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, टोटली जो 3000 प्रश्नों की सीरीज है। लेकिन दोस्तों प्रथम जो दो टॉपिक्स में होंगे, जैसे कि पहले 1500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ थ्योरी कराई जाएंगी, और उसके बाद फिर से 1500 क्वेश्चन कराकर 3000 क्वेश्चन को किया जाएगा। दोस्तों 3000 प्रश्न यदि हम एक बार लगा लेते हैं तो मनोविज्ञान में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और दोस्तों, ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें मैं विद डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप डिटेल में पढ़ोगे मनोविज्ञान को तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपकी डिटेल यहीं से कवर हो जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।